हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ रिटर्न्स और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड फैक्टर। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रिपेयर करो एक पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी टॉपिक पर जो आपने अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा हो, ठीक है। या डिस्क्राइब करो लॉ ऑफ रिटर्न को, या बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करो, इलिस्ट्रेट करो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को प्रोडक्शन में क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। पेडागोजिकल एनालिसिस बनाना है टॉपिक लॉ ऑफ रिटर्न्स पे। तो देखो यहाँ पे बार बार आ रहा है लॉ ऑफ रिटर्न, ये क्या है। देखो नॉर्मली हमें पता है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है वो उसका काम होता है प्रोडक्शन करना, उसके लिए वो बहुत सारे इनपुट्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो लेकिन जब लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात आती है तो ये क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आई मीन यहाँ पे ये मान के चलता है कि दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक फिक्स होता है एंड एक वेरिएबल होता है, ओके। क्योंकि फिक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ क्या करता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर में चेंजमेंट करता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि ये लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन की, नाम है वेरिएबल। वेरिएबल से मतलब जो प्रोपोर्शनल बेसिस पे जो वेरिएबल होते हैं उनमें चेंजमेंट करता है, वेरिएबल फैक्टर्स में। कहता है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और जो अदर मतलब वन फैक्टर होता है उसी को हम बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब वो वेरिएबल होता है। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है एक इंक्रीजिंग रेट से फर्स्ट स्टेज पे, उसके बाद वो इंक्रीज होता है एक डिमिनिशिंग रेट से। मतलब ये इसकी टेंडेंसी है कि जब हम स्टार्टिंग में इनपुट्स लगाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता है एक इंक्रीजिंग रेट से, एक स्टेज के बाद कॉन्स्टेंट होता है, देन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, ओके। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं छोड़कर एक को सब फिक्स होते हैं, और जो एक फैक्टर होता है उसी को हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, देन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं कि कोई एनी वन ऑफ द फैक्टर, मतलब कोई फैक्टर फिक्स हो सकता है, और ये जो फैक्टर लाइक लैंड भी हो सकता है, कोई भी मशीनरी वगैरह हो सकती है, प्लांट हो सकता है, ठीक है। अगर आप भाई एग्रीकल्चर की बात करोगे तो लैंड, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई बिजनेसमैन वगैरह की बात करोगे तो मशीनरी और प्लांट। एक फैक्टर वेरिएबल होगा जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं जैसी भी सिचुएशन, और जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ेगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं, क्योंकि भाई हर बार कभी आप मतलब सिर्फ चेंजमेंट सिर्फ वेरिएबल में ही कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर्स में। और जो लैंड वगैरह वो तो फिक्स है, तो आपको उसी से इनपुट्स, उसी पे इनपुट्स लगाने हैं, उसी से आउटपुट लेना है। तो जो आउटपुट है वो बदलता रहता है, और एवरेज और मार्जिनल आउटपुट है वो बढ़ते हैं पहले, फिर वो डिमिनिश होते हैं। इसके लिए कुछ अजम्पशंस लेके चलता है कि यहाँ पे दो सेट ऑफ फैक्टर्स होंगे जिनमें से कुछ फिक्स होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे, और कैपिटल ऑफ मशीनरी जो भी होगी ना वो फिक्स फैक्टर होगा, और जो लेबर होगा वही वेरिएबल फैक्टर होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूनिट्स ज़्यादा या कम यूनिट्स यूज़ करते हो लेबर की। जो यूनिट्स और लेबर होती है वो सेम होती है, होमोजीनियस होती है, मतलब उनकी इफिशियंसी सेम होती है। जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी सेम होता है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो वो सेम होती है, क्योंकि टाइम क्या है, शॉर्ट है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट रेफर करता है टोटल आउटपुट जो भी आपको मिल रहा है सारी यूनिट्स लगा करके, ठीक है। जो टोटल आउटपुट होता है बढ़ता है फिर, बट इन ए नॉन प्रोपोर्शनेट मैनर में। टोटल आउटपुट एंड ये किसके ऊपर डिपेंड, टोटल आउटपुट को नंबर ऑफ टोटल जो भी लेबर यूनिट्स आपको चाहिए उस टोटल आउटपुट पर पहुंचने के लिए। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है, पर यूनिट ऑफ जो भी लेबर लगाई गई है, जितनी भी उसने एफर्ट्स दिए हैं उसके कारण जो भी आपको मिलता है वो, तो पर यूनिट ऑफ लेबर आउटपुट होता है ये। इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल आउटपुट को डिवाइड करके, जितनी भी आपने क्वांटिटी लगाई है, मतलब जितनी भी आपने लेबर वगैरह लगाई है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो चेंज होता है टोटल प्रोडक्ट में हर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के कारण, चाहे बढ़े चाहे घटे। तो एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, ये फिक्स नहीं होता, ये हमेशा वेरिएबल होता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारा कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। और अगर आपसे कोई पूछ लेगी टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो वो होता है सिग्मा ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की जितनी भी हम मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जितना भी हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उन सभी का जो सम होता है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट से डिनोट होता है, ओके। अब बात आता है कि भाई क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों है, क्या कारण है। तो देखिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कंबाइन करते हैं हम एक कमोडिटी को बनाने के लिए, तो लेकिन जो फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है उसको बदलना होता है। मतलब जितनी ज़्यादा आप लेबर अप्लाई करते हो ना एक लैंड पे, मशीनरी पे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, देखो आपकी लैंड एक ही है
और उस पे अगर भाई काम है ना 10 लोगों के बराबर है और आप एक लेबर को लगा रहे हो तो वो पूरी मेहनत से करेगा, लेकिन वो अपनी उतना इनपुट मतलब उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर 10 की रिक्वायरमेंट है तो हम इन्हीं लेबर्स को बढ़ाएं इस पे, तो उसका अच्छे से यूज़ हो जाएगा, उनकी स्पेशलाइजेशन का यूज़ होगा, वो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा। तो यही बोला गया है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अप्लाई किया जाता है लैंड पे, मशीनरी पे, तो वो हमें बेटर रिजल्ट देता है। कंपेरेटिवली इट इज़ मोर कंपेटिवली यूज्ड। ठीक है, क्योंकि इसको अब हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। कहता है कि दिस इज स्पेशली, ये केस होता है जब जो फिक्स फैक्टर लाइक लैंड मशीनरी है वो बड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए एक प्लॉट है, वो बहुत बड़ा है, तो एक इंसान के लिए तो इसको हैंडल करना मुश्किल है। तो एक सिंगल वर्कर है ना, उसको भाई अच्छे से प्लॉग भी नहीं, प्लॉग करना मतलब जोतना, बीज बोना, फिर छाटना, ये नहीं कर पाएगा। तो एडिशनल वर्कर्स को हम लगा देते तो उन्हें काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो प्लॉट है उसका भी अच्छे से यूज़ हो पाएगा बेटर वे में। तो टोटल आउटपुट है वो फास्ट रेट से बढ़ेगा। सपोज करो कि एक मैन है क्लॉथ शॉप में, तो वो सारे काम करता है लेकिन वो ना उनको अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो एग्जाम्पल के लिए वो अटेंड भी करता है कस्टमर को, फिर जो भी कस्टमर मांगता है उन सबको दिखाता भी है, उनकी तय मतलब जो साड़ियाँ वगैरह है, कपड़े वगैरह है, उनको जमाता भी, आई मीन उनको इकट्ठा करके रखता भी है। तो ये सारे काम वो अकेला करता है, लेकिन वो एक इफिशियंसी से नहीं कर पा रहा। ठीक है, कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है, लोगों को हायर कर सकता है। जैसे एक कलेक्ट करने वाला हो पैसे को, एक कस्टमर को दिखाने वाला हो। ठीक है, इस टाइप से। तो क्योंकि एक इंसान के लिए ईजी नहीं है सारे काम को परफॉर्म करना। तो यही बोल रखा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्कर्स को हायर करेंगे, लार्जर कम्बिनेशन होगा तो ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होगी। तो इंक्रीज स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, इसे लीड करता है ग्रेटर इफिशियंसी को, और इससे इंक्रीज होती है मार्जिनल रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न अपीयर होता है जहाँ पे ना अच्छा यूज़ होता है फिक्स फैक्टर का, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है जो भी वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनकी यूनिट्स में। तो ये देखो ग्राफ बता रखा है, ये टोटल प्रोडक्ट है जो हमारा रिवर्स यू शेप है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है एंड ये एवरेज प्रोडक्ट है। जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम होता है ना, वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होता है। एक पॉइंट ऑफ स्टैचुरेशन होता है जहाँ से टोटल प्रोडक्ट अपनी शेप बदलना स्टार्ट करता है। इसकी 3 स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज, सेकंड एंड थर्ड। और सेकंड स्टेज को एक प्रोड्यूसर सबसे सुफिशियंट मान के चलता है, क्योंकि उसके बाद अगर वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो वही है डिमिनिशिंग रिटर्न, कहता है कि लेकिन एक लिमिट होती है इंक्रीज करने की मार्जिनल रिटर्न। इस सर्टेन स्टेज के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है। तो कहता है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर, ये कंसिडर नहीं किया जाता कि एक जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ ओनली इंक्रीजिंग रिटर्न देगी, जो डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये टेंडेंसी है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, क्योंकि ये किसने दिया था वैसे, कोई पूछे तो हमसे, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दिया था मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने। कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपीयर होते हैं क्यों, 3 बेसिक काजेज। एक तो फिक्स फैक्टर है ना वो छोटा है, और आप उस पर ना लेबर यूनिट्स लगा रहे हो ज़्यादा, मतलब एक लैंड है उस पर 5 ही लोग काम कर सकते हो और आपने 10 को लगा रखा है। ठीक है, बियॉन्ड द बेस्ट और ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर, और ना जो ऑप्टिमल कम्बिनेशन से बाहर आपने कम्बिनेशंस बना दिया हो, इफिशियंसी डिमिनिश हो गई। एक फैक्टर फिक्स है लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते, ये इजी नहीं है और कम करना इस प्रॉब्लम को। इंपॉर्टेंस क्या अलाउ डिमिनिशिंग रिटर्न की, जो टेंडेंसी है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की, वो मतलब बेसिक सिग्निफिकेंस के कारण एक मैन की, क्योंकि जो हर ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो सब्जेक्ट करता है इस टेंडेंसी को। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है एग्जाम के लिए, तो पहले फर्स्ट आवर में वो जितना अच्छा फील करता है, जितने अटेंशन से पढ़ता है, उससे नेक्स्ट आवर में उतना टायर्ड थका हुआ फील करेगा, उसके लिए ईजी नहीं है पढ़ना, वो स्लीपी फील करेगा, उसे नींद आने लगेगी। ये आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ चेंजमेंट करेगा, लाइक भाई टेक ग्लास ऑफ मिल्क लेगा, या कुछ कॉमेडी वीडियोस देखेगा। हम नहीं करते हैं, बीच में रेस्ट ले लेते हैं। तो वही बता रखा है इसमें कि कुछ टाइम के बाद है ना उसकी एफिशिएंसी गिरने लग जाती है, और वही यहाँ पे अप्लाई होता है प्रोडक्शन के केस में। ये किसने दिया था, माल्थुस ने दिया था। ठीक है, ग्लेमी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को। तो इफ द टेंडेंसी टू डिमिनिश रिटर्न शुड कुड बी रिमूव समहाउ, कहता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है, क्योंकि एक जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ऑल कैन बी फेड, अप्लाई मोर एंड मोर कैपिटल लेबर वगैरह अप्लाई करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक ड्रीम की तरह है। लाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है ना, उसको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं टाइम टर्न, लेकिन कभी भी हम इसको हटा नहीं सकते प्रॉपरली। हाँ, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। एक कॉन्स्टेंट रिटर्न भी होती है, जब जितना इनपुट लगा रहे हो उतना ही आउटपुट मिल रहा हो। ठीक है, फिर बात आती है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए स्केल। ये स्केल होता है जब लॉन्ग रन की बात आती है। ठीक है,
किसकी, लॉन्ग रन की। मतलब जब आप अपने सारे इनपुट्स में बदलाव कर सकते हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, मतलब यहाँ पे सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल माने जाते हैं। जब एक फर्म है वो एक्सपेंड कर सकती है इसके साइज को, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लॉय करके मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स को, फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल और फ्रॉम लार्ज स्केल टू लार्जर स्केल। फर्म एक्सपीरियंस करती है बहुत सारी इकोनॉमिक्स, बहुत सारी एडवांटेजेस लेती है प्रोडक्शन की। तो क्या क्या है देखो भाई, बेटर एंड मोर एडवांस मशीनरी का यूज कर सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है, उसे बोलते हैं टेक्निकल इकोनॉमिक्स। बेटर मैनेजमेंट रहेगी, स्पेशलाइजेशन रहेगी मैनेजमेंट की, उसे बोलते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स। बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज का यूज करेगी, उसे बोलेंगे मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। और अच्छे लार्जर और चीपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, उसे बोलेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। तो ये सारी इंटरनल इकोनॉमिक्स है, इनको अब हम समझते हैं। देखो टेक्निकल इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि वो एबल है अब इंस्टॉल करने में, ऑपरेट करने में लार्ज और मॉडर्न मशीनरीज को, और जो पुरानी मशीनरी है उनको हटाने में। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, वो कम लागत में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव कर पाएगी, नई क्वालिटी का, कम टाइम में। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो स्पेशलाइज मशीनरी भाई हर टाइप की लगाएगी तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। कहता है कि ही कैन आल्सो हैव, रिपेयर कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। फिर बात आती है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। एक जो लाल फर्म है वो रिलीज करती है, मतलब डिपेंड करती है अपने जो भी मैनेजरियल इकोनॉमी होती है उनके ऊपर। कि ये कहता है कि ये राइज होता है सुफिशियंट एंड स्पेशलाइज मैनेजमेंट से। हमें पता है कि जो एक छोटी फर्म होती है उसमें मैनेजर है ना, वो बहुत सारे काम करता है भाई, अकाउंट को चेक करना, रॉ मटेरियल खरीदना, बेचना वगैरह ये सब। लेकिन एक लार्ज फर्म है ना, उसमें एक सिंगल मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे मैनेजर्स को अपॉइंट करना होता है। तो उससे क्या होता है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स अचीव होती है। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, जो एक लार्ज फर्म होती है वो कहता है कि क्या सिक्योर कर सकती है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स कोर एडवांटेजेस को। उसके पास कैपेसिटी है मेंटेन करने की एक स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो एक स्मॉल फर्म होती है वो तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन लार्ज फर्म खरीद सकती है, बेच सकती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो सिक्योर कर सकती है स्पेशल प्राइसेज अदर्स के लिए। इन एडिशन टू दिस वो रिमूव कर सकती है जो भी मिडल मैन की सर्विसेज हैं, और उसके पास प्रिविलेज है खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करने की, तो ये सब उसे मिल जाता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जो एक लार्ज फर्म है सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। और भाई फाइनेंस को देखो, एक बढ़िया फर्म है, टाटा वगैरह की लगा लो, कोई भी है, जियो वगैरह, तो मतलब वो आसानी से लोन ले पाएंगे क्योंकि उनका नाम है। तो वही बोल रखा है एक लार्ज फर्म एबल है सिक्योर करने में फंड्स को, बोरो करके बैंक वगैरह से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, शेयर एंड बॉन्ड से वो देख सकते हैं, शेयर एंड बॉन्ड को बेच सकते हैं कॉमन लोगों को, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर। फिर रिस्क इकोनॉमिक्स कहता है कि कुछ रिस्क भी रहता है हर बिजनेसमैन के लिए, जो फर्म है वो फेस करते हैं रिस्क को, जो राइड होता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में। ठीक है, एग्जांपल के लिए जो पीपल है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लाइक नहीं करते तो डिमांड करेंगे, मतलब उस जो कमोडिटी है उसकी डिमांड डिसअपियर हो जाएगी, वो किसी और चीज़ की डिमांड करेंगे। तो यही बोल रखा है जो जनरल डिक्लाइन होता है डिमांड में फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स में, वो भी देखा जाता है। ये होता है क्योंकि भाई जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें बदलाव आता है। तो ये इसमें बोला गया है। इन दिस वे एक फर्म है ना वो एबल एक्सपेंड करने में अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एक पीरियड तक। तो ये सारे एडवांटेजेस उसे मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट है फर्म का वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा है, जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो घट रही है, कॉस्ट कम होती है। ये हमने सुना भी होगा कि कॉस्ट का और प्रोडक्शन का इन्वर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी कॉस्ट कम होगी। और स्केल भी 3 प्रकार के होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अब का चीज़ क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की, ये बताना है। तो देखो जब एक फर्म होती है वो कंटिन्यू एक्सपेंड होती रहती है, वो एक ऑप्टिमम पॉइंट से बियॉन्ड चली जाती है, तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अब तक उसे मिल रहे थे ना वो अब डिक्स इकोनॉमिक्स में बदल जाते हैं। दैट इज क्योंकि जो ऑप्टिमम आउटपुट है वो उससे बियॉन्ड चली गई है। ठीक है, एक गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर, इससे क्या होता है डिक्लाइन होने लगता है एवरेज और मार्जिनल आउटपुट, और एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। डिस इकोनॉमिक्स अकर होती है फ्रॉम इंक्रीज, जब प्रॉब्लम बढ़ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, वो एक सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड चली जाए, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करे। एग्जाम्पल के लिए भाई बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इसके कारण है ना डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी कोऑर्डिनेशन में सभी एक्टिविटीज़ के, क्योंकि हर किसी के अपने अपने डिसीजन है। तो कहते हैं कि जब साइज ऑफ फर्म बढ़ता है ना तो ग्रुप ऑफ मैन जो मैनेज करते हैं फर्म को वो भी बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है फोर्स करते हैं वो डिसीजन लेने में उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिले होता है डिसीजन लेने में क्योंकि हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। तो इट इज़ बिकॉज जो रिक्वेस्ट डिसीजन के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पास होती है, ऑपरेट होती है अलग अलग लेवल तक। बहुत सारे केसेस में जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेलीगेट होती है लोअर ऑफिशियल्स का डिले को मतलब हटाने के लिए।
बट जो लोअर लेवल ऑफिशियल्स होते हैं वो मतलब उनके पास भाई अब लगा लो कई बार क्या करते हैं टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल ऑफिशियल्स को ही कहाँ दे देती है पावर वगैरह, लेकिन उनके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है कि वो अच्छा डिसीजन ले पाए। तो ये भी एक कमी का कारण है, ये भी डिस इकोनॉमिक्स का कारण है। तो साइज ऑफ फर्म बढ़ने के कारण भी है ना इनिशिएटिव कम होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पर लोअर लेवल के। इससे क्या होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट में लॉस वगैरह बढ़ने लग जाता है, मोरल घटने लग जाता है, ट्रबल बढ़ने लग जाता है। तो ये डिस इकोनॉमिक्स के कारण होते हैं। ठीक है। अनदर फैक्टर डिमिनिशिंग रिटर्न का है टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स। ये रिजल्ट करता है जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ रहा है ऑप्टिमल पॉइंट के बाहर, और कहता है कि जो एवरी इक्विपमेंट है ना मतलब उसकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है वो यूज हो सके, उसके बाद भी आप उसका यूज कर रहे हो। क्योंकि भाई एक जो लैंड थी वो 5 यूनिट ही बनवा सकती थी, अभी आप उस पर कितना एफर्ट लगा लो कितना पैसा लगा लो वो उससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है। तो बियॉन्ड दैट आउटपुट टेक्निकल इकोनॉमिक्स है वो होल्ट में चली जाती है, रुक जाती है। जो टेक्निकल इकोनॉमिक्स होती है वो राइज करती है ग्रेटर इफिशियंसी से ऑफ लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो पैसे की जरूरत होगी। तो अगर जो इकोनॉमिक्स है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीजिंग एवरेज एंड मार्जिनल रिटर्न, तो डिस इकोनॉमिक्स और लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो मतलब उसके कारण क्या होता है डिमनिश होता है एवरेज और मार्जिनल, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कारण अगर बढ़ेगा तो डिस इकोनॉमिक्स के कारण घटेगा। तो ये इसमें रीजन बताया गया है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।